हाय एवरीवन, वेलकम टू उमान अकेडमी। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। इस समय हम प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को हल करते हैं, जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अतः ये वीडियो आरओ स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे बैंक सभी परीक्षाओं के लिए मददगार होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। डेली 25 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और उनमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बताए हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पहला प्रश्न है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो मैंने कल के वीडियो में इसको अच्छे से डिटेल में बताया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने बताए हैं। तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब चूंकि पिछले वीडियो में हम इसको पूरी तरीके से बता चुके हैं तो आज हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कभी कभी फिरोज शाह केवल भी आता है तो भी आप इसको फिरोज शाह तुगलक ही समझिएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में फिरोज शाह ही आंसर में था, जो 2002 में प्री में पूछा गया यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था काफी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा देख लेते हैं। किसने किया था? ये किया था कश्मीर के शासक थे। ठीक है, कश्मीर के शासक थे ये। ठीक है, आप बताइए अगर जिसने जिसने पिछला वीडियो देखा होगा। कश्मीर के शासक थे और इनका वास्तविक नाम था शाही खां। अली खां के ये भाई थे और ये जैनुल आब्दीन के नाम से जैन उल आब्दीन के नाम से ये सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, और इनका शासनकाल कितना रहता है? 1420 से लेकर के 1470 तक। अब इनका शासनकाल इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया था, काफी लंबा शासनकाल रहा था। ये काफी उदार और सहिष्णु राजा थे, सभी धर्मों का काफी सम्मान करते थे। और इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों को वापस बुला लिया था। जितने भी कश्मीर में निर्वासित ब्राह्मण थे उनको वापस बुला लिया था, जजिया कर समाप्त किया था और मंदिर निर्माण की अनुमति भी दी थी। ये इतने उदार राजा थे। ठीक है, तो इतने प्रश्न से इस प्रश्न से इतने तथ्य बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग की, काकतीय की, होयसल की या कदम्ब की? तो द्वार समुद्र थी होयसल की राजधानी। अब ये होयसल कहाँ है? तो कर्नाटक का एक जिला है, हासन जिला। ठीक है, वहां है और इसका नाम क्या है? हेलेबिडु। हेलेबिडु। ठीक है, जो हेलेबिडु ये वर्तमान में नाम है। इसी को प्राचीन में द्वार समुद्र कहा जाता था। ठीक है, इसको प्राचीन में जो ये हेलो बिडु है, इसको प्राचीन नाम इसका क्या था? द्वार समुद्र था। और द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल वंश की। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा फैक्ट है। राजधानी पूछी है तो बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और सूफी ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो ये किया था अलवार संतों द्वारा या सूफी संतों द्वारा या सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को अगर हम इस तरीके से देखें तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से हुई थी और कब हुई थी? लगभग 8वीं सदी में। ठीक है, और किसके समय में? ज्यादातर ये बहुत ज्यादा शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जो होते हैं इनके समय ये काफी तेजी से शुरू होता है भक्ति आंदोलन। अब अगर शंकराचार्य के बारे में देखा जाए तो ये किसके थे? ये अद्वैतवाद के प्रचारक थे। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रणेता थे। ठीक है, अद्वैतवाद जुड़ा हुआ है शंकराचार्य से। अब दक्षिण भारत से एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत हैं, एक है शैव, शैव संत और दूसरे हैं वैष्णव। ठीक है,
वैष्णव संत, शैव संत और वैष्णव संत। तो देखिए जो दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत हैं और शैव संत, इनको कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो शैव जो ब्राह्मण संत होते हैं इनको बोला जाता है अलवार। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? अलवार संत या आलवार संत, यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है, तो इनको बोला जाता है आलवार। और मैंने उल्टा लिख दिया। ये जो शैव संत होते थे, शैव इधर लिखा, शैव को क्या बोलते थे? नैनार। ठीक है, इनको बोला जाता था नैनार, और वैष्णव को बोला जाता था आलवार या अलवार। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिए कि ये बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहते थे? नैनार कहते थे, और वैष्णव संतों को क्या कहते थे दक्षिण भारत में? आलवार कहते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप तो बड़े आराम से कर सकते हैं, आलवार संतों द्वारा। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद से थे, लेकिन ये शैव शैव से हैं, है ना, हिंदू धर्म में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादन कौन थे? ठीक है, तो माधवाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, श्री कांताचार्य या फिर रामानुज। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, वल्लभाचार्य, है ना। शुद्ध अद्वैतवाद के जो प्रणेता थे यानी प्रतिपादक थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अच्छा, इसी जो शुद्ध अद्वैतवाद है इसे पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है। ठीक है, इसे पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है। तो पुष्टि मार्ग का प्रणेता पूछा जाए या प्रतिपादक पूछा जाए तो भी वल्लभाचार्य हो जाएंगे। वल्लभाचार्य से एक प्रश्न और बनता है, इनको अग्नि का अवतार माना जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि निम्न में से किसी अग्नि का अवतार माना जाता है तो आप आराम से आंसर कीजिएगा, किसको कहते हैं? वल्लभाचार्य को। अच्छा, ये वल्लभाचार्य जी थे कौन? ये एक तैलंग ब्राह्मण हुआ करते थे, श्री लक्ष्मण भट्ट उनके पुत्र थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण भट्ट, सॉरी लक्ष्मण सेन नहीं, लक्ष्मण भट्ट। लक्ष्मण सेन तो किंग होते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मण भट्ट ये ब्राह्मण होते हैं तैलंग, इनके ये पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कबीर और धर्मदास। ठीक है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन किस पुस्तक में है ना, उसका शीर्षक क्या है? तो सबद, अमरमूल, साखी या रमैनी। तो देखिए, आपने अगर कबीरदास की रचनाएं देखी होंगी तो आपने बड़े आराम से आपको पता होगा, इनकी 3 रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं कबीरदास की। कौन सी? साखी, दूसरी सबद, और तीसरी रमैनी। ठीक है, ये कबीरदास की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो ये है अमरमूल। इनके जो संवाद दिए गए हैं कबीर और धर्मदास के मध्य क्या हुआ? तो ये हुआ, लिखा गया है अमरमूल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? प्रभावित, ठीक है, प्रभावित नहीं, प्रभावित। तो चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य। ठीक, तो ये हैं नामदेव। ठीक है, नामदेव ये जो थे ये वारकरी संप्रदाय से थे। वारकरी संप्रदाय से थे। ठीक है, और इनका इस्लाम से ये काफी प्रभावित थे, और ये मूर्ति पूजा, व्रत पूजा और तीर्थ यात्रा वगैरह का जो कठिन साधना होती है इसके ये काफी विरोधी थे। ठीक है, और ये थे कहाँ से, किस क्षेत्र के आसपास? तो ये महाराष्ट्र में इनका समथिंग, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इसमें सिर्फ इतना ही प्रश्न है, आगे देखते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या फिर वेदव्यास। ठीक है, तो वेदव्यास के बारे में आपको पता होगा, वेदव्यास महाभारत, ठीक है, इनसे प्रसिद्ध है ना। सूरदास की तो आपको प्रसिद्ध होगी, सूर सारावली, काफी फेमस है ना। और वाल्मीकि से रामायण। ठीक है, श्री रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। और तुलसीदास ने की थी कौन सी? रामचरितमानस। कौन सी की थी? रामचरित
मानस। याद रखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि रामचरित मानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने, और वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया या नक्शबंदिया, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है डी सही, नक्शबंदी। नक्शबंदिया जो है ये नक्शबंदी सिलसिला भी बोलते हैं इसे। और ये कब लगभग लगभग आता है? तो ये आता है 14वीं सदी में, यानी कि 14th सेंचुरी में। और इसके जो मतलब किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद। क्या नाम था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि कौन थे नक्सिया जो नक्शबंदिया है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ये 14वीं सदी के आसपास ये काफी प्रचलित होता है, और ये सूफीवाद सिलसिला संगीत के काफी विरुद्ध था, ठीक है। और बाद में आप देखते हैं कि औरंगजेब होता है वो भी काफी ज्यादा इस सिलसिले से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये काफी कट्टरवादी होता है। ये सबसे जितने भी इस्लामिक जो सूफीवाद है उनमें सबसे ज्यादा कट्टरवादी जो क्या है सिलसिला, ये सबसे ज्यादा है कट्टरवादी सिलसिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना था? शाह मोहम्मद गौस ने, शाह अब्दुल अजीज ने, या शाह वली उल्लाह ने, या ख्वाजा मीर दर्द ने, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो सूफी संत हैं शाह मोहम्मद गौस, इन्होंने कृष्ण को, ये भगवान वासुदेव कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। और ये सत्तारी जो सिलसिला है, सत्तारी सिलसिले से जुड़े थे, ठीक है। कौन? मोहम्मद गौस, ठीक है। और इनका जो मोहम्मद गौस है इस सिलसिले से मतलब जुड़े थे, और हुमायूं हुमायूं तथा तानसेन से इनके काफी घनिष्ठ संबंध थे। यह एक ऐसा संप्रदाय है जो हिंदू और मुस्लिम के धर्मों को एक समानता बता करके एक दूसरे को पास लाने का काम किया था। ये जो मोहम्मद गौस हैं, इनकी एक रचना है, ठीक है, जवाहिर ए खम्स, ठीक है, जवाहिर ए खम्स। इसमें इन्होंने अपने आध्यात्मिक जो इन्होंने खोज की है उसके बारे में बताया है। और इनके शाह मोहम्मद जो गौस हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि एक हठ योग की पुस्तक है अमृत कुंड, ठीक है। तो अमृत कुंड का ये क्या करते हैं, अमृत कुंड का अनुवाद करते हैं बहार उल हयात नाम से। क्या नाम से? बहार उल हयात नाम से, ठीक है। बाहर उल हयात नाम से ये इसका अनुवाद भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न से सिर्फ इतने क्वेश्चन ही बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? अब्दुल कादिर जिलानी के। ये कभी कभी जिलानी भी लिखा रहता है, छोटी जी लिखा रहता है। ख्वाजा अबू यूसुफ के, या ख्वाजा उस्मान हारूनी के, या ख्वाजा मौदूद के। तो ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे, ठीक है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। और कब हुआ था? लगभग 1138 से 39 ईस्वी के मध्य, ठीक है, अफगानिस्तान में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, चिराग ए दिल्ली, है ना, चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? किस चिश्ती संत को
चिरागे दिल्ली कहा जाता था, तो मोइनुद्दीन को कहा जाता था या फरुद्दीन को कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया या फिर नासिरुद्दीन क्या बोला जाता है इनको, महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो देखिए जो नासिरुद्दीन महमूद है ये निजामुद्दीन औलिया के पुत्र हैं और इन्हीं को चिराग ए दिल्ली बोला जाता था। ठीक है, चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली मतलब दिल्ली का चिराग। ठीक है, चिराग ए दिल्ली मतलब दिल्ली का चिराग। ये किसको बोला जाता था, नासिरुद्दीन महमूद को। और ये किसके पुत्र हैं, निजामुद्दीन औलिया के पुत्र हैं। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया किससे, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, चिश्ती संत, इसलिए ये जिनके पुत्र हुए तो चिश्ती संत हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय, यानी कि बाबर जो था, बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, निमंत्रण दिया था। देखिए ये बाबर ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान पर। ठीक है, आपने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, उसे अपने आधिपत्य में ले लिया था। और उसी समय ये जो दौलत खां हैं ये पंजाब के सूबेदार हैं, ये पंजाब के सूबेदार होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि जो उस समय वंश चल रहा था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। ये सोचते हैं, दौलत खां सोचते हैं कि हम बाबर को बुलाएंगे, बाबर सभी लुटेरों की तरह आएगा, भारत को लूटेगा और वापस लौट जाएगा, और इसके बाद में ये जो लोधी वंश है ये कमजोर पड़ जाएगा और हम यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाबर आता है, इनको पराजित करता है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है लास्ट में 1526 में। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और बाबर ने एक नए वंश की, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है यहीं से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इसीलिए पूछा जाता है तो कौन है, लोधी वंश। लोधी इब्राहिम लोधी होता है, और इब्राहिम लोधी किस वंश से होता है, तो ये होता है लोधी वंश से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनको बुलाया किसने था, तो आंसर पता चल गया ना, दौलत खां ने, पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ये कौन थे, फारसी मतलब ईरानी, अफगान या चगताई तुर्क, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चंगेज खां के वंशज हुआ करते थे, चंगेज खां के वंशज हुआ करते थे। और चंगेज खां क्या था, तुर्क था, ये चगताई तुर्क होते हैं। कौन, मुगल। जो बाबर आता है भारत में, मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में, ये चगताई तुर्क होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राणा सागा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, राणा सागा, ठीक है, राणा सांगा होते हैं, ये किससे, बाबर से किस युद्ध में लड़ाई करते हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चांदेरी का युद्ध, या घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा सही। तो ये करते हैं कब, खानवा के युद्ध में। अब खानवा का युद्ध होता कब है, तो ये होता है मार्च 1527 में। किसके बीच में, बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, राणा सांगा की इसमें हार होती है। ठीक है, बाबर विजयी होता है। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे और चारों युद्धों में से विजय मिली थी। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करता है, बाबर जब विजयी होता है तो ये गाजी की उपाधि लेता है। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया, स्टार स्टार लगा लीजिएगा कि गाजी की उपाधि बाबर ने कब ली थी, तो जब इसने खानवा के युद्ध में जब ये राणा सांगा को पराजित करता है तो उसके बाद ये गाजी की उपाधि लेता है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की थी, तो जिहाद की घोषणा भी जो बाबर होता है ये कब करता है, ये करता है खानवा के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख, है ना, शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। तो सबसे पहली बात तो ये भी आप समझ रहे कि एक सिक्के का नाम है शाहरुख जो कि चांदी का हुआ करता था। चलाया किसने था, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर शाहजहां ने। तो इसका उत्तर क्या होगा, बाबर। ठीक है, बाबर ने शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेर शाह सूरी, ठीक है,
शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? ठीक है, तो कालिंजर, मालवा, कन्नौज या गौड़। ठीक है, तो देखिए समय होता है 1945 का। ठीक है, और शेरशाह सूरी करते हैं कहाँ? कालिंजर पर आक्रमण। और यहाँ के उस समय राजा हुआ करते थे कीरत सिंह। ठीक है, यहाँ के राजा होते हैं कीरत सिंह। और ये क्या करते हैं, इस समय यहाँ पर उक्का फेंक रहे होते हैं इनके सैनिक। तो उक्का किसको बोलते हैं? उक्का मतलब गोले होते हैं बारूद से भरे हुए, तो उक्का फेंक रहे होते हैं। और ये क्या होता है कि जो किला होता है काफी मजबूत किला होता है कालिंजर का, और उसे टकरा करके वापस आता है जहां बारूद का ढेर लगा होता है, ये वहां गिर जाता है आकर के, और इधर उधर बारूद अ, फूटने लगता है। इससे क्या होता है कि जो ये कौन, शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि हालांकि कालिंजर की तो विजय कर लेता है शेरशाह सूरी, कालिंजर जीत लेता है, लेकिन कालिंजर में ही 1545 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 22 मार्च 1945 को कालिंजर में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतने तथ्य बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका अंतिम अभियान था, कौन सा? कालिंजर, कालिंजर अभियान। ठीक है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी की रुपया, ठीक है, कि विनिमय दर क्या हुआ करती थी? तो सबसे पहले देखो, जो तांबे का दाम होता था, ये जो शेरशाह सूरी होता है ना, ये काफी विद्वान, और इसके राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ना बहुत उत्तम होती है। ठीक है, और ये जब प्रशासनिक व्यवस्था उत्तम होती है, तो इसने जो चांदी के सिक्के और जो चांदी का रुपया होता है, ये जो चलाता है, ये काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तांबे का जो इसका वो रहता है लगभग लगभग 380 ग्रेन का। उस समय की मुद्राओं को ग्रेन में देखा जाता था, 380 ग्रेन का होता है। और जो चांदी का होता है वो इसका होता है 178 ग्रेन का। ये काफी अच्छी मुद्रा मानी जाती है। इसकी मुद्राओं से ये पता चलता है कि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इसकी जो विनिमय दर थी वो थी 64:1, है ना, 64:1। और शेरशाह सूरी के बारे में पीछे हमने काफी कुछ देख ही लिया। ठीक है, अब निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है दौराह का युद्ध, कनौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। बताइए इसमें सबसे पहले तो आपको इन चारों युद्धों के समय पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसे अरेंज कर पाएंगे। तो बताइए दौराह का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1532 ईडी में। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का तो कन्नौज का युद्ध काफी फेमस है, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध। और अब बचा चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में। पहले चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और इसी बिलग्राम के युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी किसको, हुमायूं को पूरी तरीके से पराजित हो जाता है, और हुमायूं फिर क्या होते हैं, निर्वासित जीवन जीते हैं। ठीक है, और 1545, ये 1540 की बात होती है, और 1545 में जाकर के शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 1532, फिर 1539, 1540 और इसके बाद 1658। तो इसका आंसर बन जाएगा क्या? 1, 4, 2, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? ठीक है, तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेरशाह। ये वही शेरशाह सूरी हैं जिनकी अभी तक हम 2-3 प्रश्न कर चुके हैं। तो ये शेरशाह सूरी
के बारे में बताया जाता है, ये काफी उच्च शिक्षित था, क्योंकि इसके समय जौनपुर को शिक्षा का बहुत ही मतलब उच्च संस्थान समझा जाता है, और इसकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में पूरी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि ये उच्च शिक्षित था। इसमें सिर्फ इतने ही प्रश्न है। मैं पिछली वीडियो मैंने बताए थे, बलवान अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए इधर मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। यस, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बहुत ही उत्तम थी। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। देखिए, इसके दोनों चीजें काफी अच्छी हैं। इसने युद्ध में भी काफी विजय हासिल की थी, और इसके गुण दोष भी, ये काफी उत्तम क्वालिटी का राजा था। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको नहीं कह सकते हैं सही है। तो प्रशासनिक व्यवस्था केवल एक सही है, तो इसका उत्तर होगा 1। ज्यादा मैं इसकी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली के पुराने किले के भीतर मस्जिद जो है, किला एक कोहना, ठीक है, किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था? ठीक है, हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? ठीक है, तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहली बात तो, जो दिल्ली का जो ये पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था हुमायूं ने। इसका निर्माण कराया था हुमायूं ने। और इस किले में जो स्थित है कौन, किला एक कोहना, और एक और चीज है शेर मंडल, और शेर मंडल, इनकी स्थापना करवाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। आज अपने शेरशाह सूरी के काफी प्रश्न कर लिए। अब हमें लगता है अगर आप कोई भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि दिल्ली का पुराना किले का जो निर्माण कराया था वो हुमायूं ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के जो पुराना किला है इसके अंदर किला एक कोहना और शेर मंडल, इन दोनों की स्थापना करवाई थी शेरशाह सूरी ने। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और वीडियो से आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी कर दें। 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ठीक है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, या उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए? तो धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। अभी शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि नहीं बताया है, कि जो कश्मीर के जो शासक थे, क्या नाम था? जैनुल आबदीन, है ना, जैनुल आबदीन, जिसको शाही खां उसका वास्तविक नाम था। तो उसको क्या बोला, उसकी अकबर से तुलना की गई है। अकबर से तुलना की गई है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सहिष्णु और उदार था। तो ये वाला प्रश्न तो गलत हो जाता है, धार्मिक कट्टरता। ये 3 सही है। ठीक है, न्यायिक प्रशासन के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो निम्न में से कूट में से आंसर क्या बन जाएगा? 1 2 3, यानी कि बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, 1576 में, सॉरी, 1576 ईस्वी में। ठीक है, इसमें एक तरफ थी मुगल सेना, ठीक है, और एक तरफ थी राणा प्रताप की सेना। ठीक है, मुगल सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो एक थे मान सिंह, ठीक है, और दूसरे थे आसफ खां। ये प्रश्न ध्यान से देख लेना, इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आसफ खां और जो महाराणा प्रताप है, इनकी तरफ से महाराणा प्रताप थे, और एक टुकड़ी थी जो आगे थी अफगानों की, और अफगानों की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? हकीम खान। ठीक है, क्या नाम था इनका? हकीम खान सूर। ठीक है, पूरा नाम हकीम खान सूर। तो खान यहां से हटा दिया गया, तो इब्राहिम गर्दी नहीं, हकीम सूर यही हो जाएंगे। टाडी बेग या महमूद लोदी वगैरह कोई नहीं होते हैं।
सो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। पानीपत का जो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 1576 में होता है, मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच में। मान सिंह और आसफ होते हैं, इधर अफगान सेना होती है हकीम खान सूर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो अफगान था, और ये राजपूत सेना का भी कर रहा था, अफगान सेना का भी कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खान सूर, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें मैंने किया। और ये जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं, एआरओ हो या आरओ हो, पीसीएस हो, या फिर आपके एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, रेलवे जैसे हो गया, अभी एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम लगा हुआ है, वैसे टीचिंग एग्जाम हो गए, ये कोई भी एग्जाम हो, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इनको अगर आपने एक दो बार देख लेते हैं तो ये तथ्य यहीं याद हो जाते हैं, और जब थोड़े बहुत तथ्य याद होते हैं तो आप जब बुक रीडिंग करते हैं तो बहुत आसानी से बुक रीडिंग होती है, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।